जय हिंद दोस्तों। तो आज क्लास हम लोग क्या करेंगे, सेट नंबर 6 करेंगे, यानी कि आर्मी नर्सिंग एग्जाम में यानी जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो 50 प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको सेट कराया था वहां पे कई लड़कों के ये मान चलना कि कम से कम 35 क्वेश्चन जिनके वहां पे सही हो रहे थे, ये मान चलना उनकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। अब वो अपना एग्जाम भी वहां पे क्वालिफाई बिल्कुल वहां पे कर लेंगे। तो ये भी जो हमारा आज ये सेट नंबर 6 यहाँ में आपको जो ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, इन 50 क्वेश्चन मान चलना कि जिनके भी 35 तक क्वेश्चन सही कर पा रहे उनकी तैयारी भी बहुत सही चल रही, और वो जब भी अपना एग्जाम देने जाएंगे पूरे चांस रहेंगे कि उनका एग्जाम वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और सारे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे होने वाले हैं। तो वही स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्लास। दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे, यानी हम लोग सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे आपके पेपर पूछे जाते हैं। यानी पहले बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, फिर जीके, फिर लास्ट हम लोग मैथ करेंगे। यानी जैसा कि आपका पेपर आता है सेम सेम लोग वैसे ही क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आपका जब भी एनए का पेपर लगेगा यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को भी मिल जाएंगे। तो जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला अंगूरों की खेती, दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, और चौथा है फलों का उगाना। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों सारे बच्चे काउंट भी करते चलना है कि आपका स्कोर कितना वहां पे हो रहा है। तो जिनके लास्ट में वहां चलते हैं 35 तक जो क्वेश्चन बच्चे वहां पे कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही तैयारी चल रही, आपका भी एग्जाम वहां बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन करा सारे आप टिक करते चला, आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए रेशम के कीट होते हैं ये किस पौधे में होते हैं, किस पौधे पे होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है पेपर में। तो जो रेशम के कीट होते हैं ना, ये कौन से पौधे पर पाला जाता है, इनको पौधा नोट कर लेना। रेशम के कीट जो होते हैं तो वहां पौधा कौन सा हो जाएगा, पौधा ज्यादा तो सभी को पता ही होगा, पौधा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सहतूत का पौधा। किसका पौधा हो जाएगा, सहतूत का पौधा आपका वो हो जाता है। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लेता जो यहाँ पे अंगूरों की खेती दी जा रही है, तो जो आपकी अंगूरों की खेती होती है ये किसके अंतर्गत आपकी वहां पे आती है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे। तो अंगूरों की जो खेती होती है ना, इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, विटीकल्चर। इसका राइट आंसर हमारा तब क्या हो जाता है, विटीकल्चर। दोस्तों जो ये पॉइंट भी मैं आपको नोट करा रहा हूं ना, ये भी पॉइंट आप नोट करते चलना, क्या राइट आंसर हो जाएगा, विटीकल्चर हमारा बिल्कुल राइट आंसर तब वहां पे हो जाता है। और अगर आपसे कभी ये पूछ लेता है कि जो सब्जियों की विशेष खेती होती है, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाता, ये बता दीजिए कि जो सब्जियों की विशेष खेती होती है, जो सब्जियों की विशेष खेती होती है, विशेष खेती ये किसके अंतर्गत आती है, तब बताइए आपका राइट आंसर वहां पे क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बागवानी। तो राइट आंसर हमारा तब वहां पे क्या होता है, बागवानी। क्या राइट आंसर होता है, बागवानी। यानी क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा हमारा, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ये हमारा तब राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आता है, और ये क्वेश्चन हमारे जयपुर जडारो में पूछा गया था। अब पूछ क्या रहा है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर क्या है। पहला है हमारे प्लाज्मा बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आगे चल के मैं आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। यानी जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, जो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली दी जा रही है, क्या दी जा रही है, प्लाज्मा झिल्ली। एक क्वेश्चन आपका पेपर में ये बना था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती, सबसे पहले ये नोट करना किसकी ये बनी होती। तो ये बनी होती आपकी लिपिड
लिपिड एवं प्रोटीन, लिपिड एवं प्रोटीन की ये प्लाज्मा झिल्ली आपकी बनी रहती है। ये भी क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, आपकी ये झिल्ली वहां बनी रहती है। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती कैसी है, ये प्लाज्मा झिल्ली आपकी अर्ध पारेगम में झिल्ली भी आपकी होती, ये भी आपको वहां पे क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों जो आपकी ये कोशिका भित्ति है, ये किसमें पाई जाती है, ये आपकी कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, ये पादप कोशिका में। जो कोशिका भित्ति है ये किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाई जाती है। ये भी पॉइंट याद रखना, किसमें पाई जाती है, पादप जो कोशिका होती है। और कोशिका के चारों जो झिल्ली के चारों ओर क्या होता है, जिनका आवरण होता है ना, वो क्या होता है वहां पे इनकी जो दृढ़ संरचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो पादप कोशिका होती है और इसके जो चारों ओर झिल्ली होती है, उसके चारों तरफ जो दृढ़ संरचना यानी उसे कठोर बनाने में इसका योगदान वहां पे होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, जो केवल पादप कोशिकाओं में वहां पे पाई जाती है। ये पॉइंट याद करना, ये क्वेश्चन पेपर पूछा जा चुका है कि जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है, ये आपके लिपिड और प्रोटीन की वहां पे ये बनी होती है। अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। चार ऑप्शन क्या है, पहला विटामिन डी, दूसरा विटामिन के, तीसरा विटामिन बी और चौथा विटामिन सी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जेडारो में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा इसमें, जिनका आंसर आ रहा है विटामिन सी, जिनका आंसर आ रहा है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों विटामिन का ज्यादातर क्वेश्चन आपको जब भी आरबी नर्सिंग का पेपर लगे वहां बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ पॉइंट और इसके नोट कर लेना। पहला पॉइंट नोट करें, जो आपका ये विटामिन सी होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कार्बिक। नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कार्बिक एसिड, ये इसका हो जाएगा रासायनिक नाम। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए जो विटामिन सी है ये इसका स्रोत क्या है, ये किससे हमें प्राप्त होता है, जो विटामिन सी होता है, तो इसमें तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके इसके मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन सी के, ये क्या होते हैं। तो राइट आंसर नोट करना, जैसे जो खट्टेदार फल होते हैं, खट्टेदार फलों में क्या होता है, विटामिन सी आपको वहां पाया जाता है। और खट्टेदार फल कौन से होते हैं, जैसे कि आपका नींबू हो गया, एक क्या हो गया हमारा, जैसे नींबू, एक क्या हो गया, नींबू हो गया, और क्या हो गया, संतरा हो गया, और क्या हो गया, संतरा हो गया, और संतरा के बाद जैसे कि आंवला हो गया, संतरा के बाद जैसे एक हो गया आपका आंवला, एक क्या होगा आपका आंवला हो गया। इनमें क्या होता है, विटामिन सी आपका वहां पे पाया जाता है। और दोस्तों जो विटामिन डी ये दिया जा रहा है ना, विटामिन डी भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट वहां पे हो चुका है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए जो आपका विटामिन डी होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम पहले तो ये नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, कैल्सी और फेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो किसी व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत आती, कौन सी बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों वैसे जो विटामिन डी की कमी से दो लोगों में बीमारी, जैसे बच्चों में अलग बीमारी होती है और जो बड़े लोग होते हैं उसमें अलग बीमारी होती है। तो हम दोनों का डिस्कस करेंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, किसकी, विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है, तो पहला बताइए कि बच्चों में क्या होता है, और उसके बाद बताइए कि जो बड़े होते, जो वयस्क होते, उनमें क्या दिक्कत वहां पे आती है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों की, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों में क्या दिक्कत आती है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो बड़े लोग होते हैं, यानी बड़ों में क्या दिक्कत आती है, दोनों का हम लोग जानेंगे। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या दिक्कत आती है, उनमें सूखा रोग, बच्चों में क्या दिक्कत आ जाती है, सूखा रोग। बच्चों में क्या दिक्कत आती है, सूखा रोग हो जाता है, और जिसे आप रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, सूखा रोग आ जाए ऑप्शन में या रिकेट्स आ जाए, दोनों का आंसर आपका वहां पे सेम होता है। और बड़ों में क्या दिक्कत आती है, बड़ों में आती है ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में क्या दिक्कत आएगी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो, और फिर क्या हो जाएगा, मलेशिया, यहां लिख लेते हैं ऑस्टियोमलेशिया। और ये ऑस्टियोमलेशिया होता है क्या है, ऑस्टियोमलेशिया ऐसा होता है
कि जो आपकी जो हड्डियां होती है, जो कमजोर हो जाती है और उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यानी आपकी जो हड्डियां होती है वो कमजोर होने लगती है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जो आपका बड़ों में होता है। और बच्चों में क्या होता है, सूखा रोग होता है या फिर रिकेट्स होता है, दोनों सेम ही होते हैं। ऑप्शन में कोई भी आपको वहां पे दिख जाएगा। और ज्यादातर जो रिकेट्स जो दिक्कत बच्चों में आती है, उसमें क्या होता है, उनके जो पैर होते हैं वो ज्यादा टेढ़े पड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो वहां पे रिकेट्स आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो विटामिन बी का सभी को पता ही होगा, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग वहां पे हो जाता है। और जो यहाँ पे विटामिन के दिया गया, इससे क्या होता है, इससे क्या दिक्कत आती है, जो आपका ब्लड होता है यानी जो रक्त होता है, रक्त का थक्का वहां पे नहीं जमता है। तो अगर विटामिन अगर के की कमी हो जाए, विटामिन के की अगर कमी हो जाए, किसकी, विटामिन के की, तो क्या होता है, जो थक्का नहीं जमता, यानी जो ब्लड का थक्का नहीं जमता, ब्लड का थक्का वहां पे क्या हो जाता है, नहीं जमता है। ये आपका राइट आंसर वहां पे हो जाती है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के सारे पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे क्या है, पहला युग्मनज है, दूसरा गर्भाशय, तीसरा गर्भ और चौथा है डिम्बोत्सर्जन। और ये हमारा जबलपुर जड़ावरे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसमें जिसका भी आंसर निकल के आ रहा है गर्भ, जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है गर्भ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो गर्भावस्था होती है वहां पे क्या होते हैं, यानी कि जो भी बच्चा होता है उसके जो शरीर के सभी अंग को हम लोग वहां पे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों आप लोग काउंट भी करते चलना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, कि आपका बायोलॉजी ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं या केमिस्ट्री सही हो रहे हैं और किसके ज्यादा गलत हो रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी वहां पे कंटिन्यू कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले कुछ पॉइंट हम लोग और जान लेते हैं, गर्भ की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो इसकी टोटल कितने चरण होते हैं, यानी जो आपकी गर्भावस्था होती है इसके चरण कितने होते हैं, ये हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। पहला क्या होता है, युग्मनज। पहला एक क्षण नोट करिए, क्या होता है, युग्मनज। युग्मनज एक चरण तो आपका ये हो जाता है। और इसके बाद दूसरा चरण क्या होता है, वो आपका मोरुला होता है। दूसरा चरण क्या होता है, मोरुला, ये हो जाता है दूसरा चरण आपका हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। अब अगला क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। एक क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट आपका ये हो जाता है। और इसके बाद इसके अगला चरण क्या होता है, वो आपका होता है भ्रूण। अगला क्या चरण क्या होता है हमारा, वो हो जाता है भ्रूण। और इसके बाद अगला चरण क्या होता है, भ्रूण हो गया। भ्रूण के बाद क्या आता है, गर्भ आता है। भ्रूण के बाद क्या आता है, गर्भ आपका वहां पे आ जाता है। और दोस्तों जो ये भ्रूणा अवस्था होती है ना, भ्रूणा अवस्था कब से आपकी स्टार्ट होती है, तो भ्रूणा अवस्था होती है जो आपका ये दूसरा सप्ताह से लेके, यानी कि दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह, दूसरे सप्ताह से 8वां जो सप्ताह होता है वो आपका भ्रूण अवस्था वहां पे होता है। और ये गर्भावस्था जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या होता है, गर्भावस्था कौन सी होती है, ये आपका होता है 19वें सप्ताह से, यानी कि 19वें सप्ताह से जन्म तक, 19वें स्थान से जन्म तक। यानी कि जो ये 19वें, यानी कि अगर किसी महिला का 19वां वीक चल रहा है, यानी 19वां सप्ताह चल रहा है, तो उसके अगर पेट में कोई बच्चा होगा, उसके जो सारे पार्ट होते हैं, सारे जो अंग होते हैं, वो वहां पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो अवस्था कौन सी होती है, वो आप उनकी गर्भावस्था होती है। और ये कौन से वीक होता है, 19वें सप्ताह से जन्म तक ये आपका जो चलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि खालिस्तान ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस समय आपका जो एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं ना, वहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हो सकता है जो आपका आर्मी का एग्जाम लगने वाला है नर्सिंग, वहां यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इसके हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या आपका यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नोट करिएगा, जिनका आंसर यहाँ पे आ रहा है चार्ल्स डार्विन, यानी जिनका ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है, वो बिल्कुल राइट आंसर उनका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे और आपको नोट कराऊंगा, ये भी सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो एक नाम दिया जा रहा है एडवर्ड जेनर, जो यहाँ पे एक नाम दिया जा रहा है एडवर्ड जेनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है आपका ये।
तो एडवर्ड जेनर का एक पॉइंट याद रखिए कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, जो चेचक का टीका था, यानी कि जो चेचक का क्या था, टीका, चेचक का टीका की खोज की थी। और ये टीका खोज इन्होंने कब की थी, ये भी नोट कर लेना, 1796 में। ये खोज कब की थी, इन्होंने 1796 में इसकी खोज की थी। और दोस्तों यहाँ पे जो ये अरस्तु नाम दिया जा रहा है, अरस्तु के बारे में एक पॉइंट जरूर याद रखना कि अरस्तु को क्या बोलते हैं, इन्हें जीव विज्ञान, एक पॉइंट ये याद रखा है कि जीव विज्ञान, क्या याद रखेंगे हम लोग, जीव विज्ञान और प्लस जंतु विज्ञान, और प्लस जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और प्लस क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान हो जाएगा। इसके क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है पिता माना जाता है, यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का क्या माना जाता है, इसका इनको पिता माना जाता है। क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना, क्या माना जाता है, इन्हें पिता इसका माना जाता है। और ये पॉइंट ये हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो ये रॉबर्ट ब्राउन नाम दिया गया, यहां से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन का एक पॉइंट ये याद करना कि इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने एक पॉइंट ये याद रखना कि केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। और कब ये खोज की थी, ये खोज की थी इन्होंने 1831 ईस्वी में। ये इन्होंने कब खोज की थी, इन्होंने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट सारे पॉइंट है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है। ये तो लगभग सभी को पता होगा और ये आपका जबलपुर जडारे में पूछा गया था। तो बताइए कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है। इन 4 ऑप्शन में हमारा क्या राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, ये आपका कोशिका के आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाता है। और दोस्तों 1-2 पॉइंट और याद करना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए जो ये कोशिका दिया जा रहा है, तो पहला पॉइंट तो ये बताइए कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि जो कोशिका थी, कोशिका की खोज किसने की थी, एक पॉइंट ये बता दीजिए और सन बता दीजिए किस वर्ष इसकी वहां पे खोज की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम को लेके। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। तो हमारा राइट आंसर वहां पे क्या हो जाता है, रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और कब खोज की थी, ये खोज की थी इन्होंने 1665 ईस्वी में। कब खोज की थी, ये खोज की थी इन्होंने 1665 ईस्वी में इसकी खोज वहां पे की थी। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो क्या कहलाता है, ये बताना है। इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पहला दे रहा है अलैंगिक जनन, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा वायु निषेचन, चौथा है लैंगिक जनन। तो जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अलैंगिक जनक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर वो आपका हो जाता है। और दोस्तों ये लैंगिक जनक क्या होता है, जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या हो जाता है, वो आपका लैंगिक जनक हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों लोग होते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल आपका एक ही जीव होता है, जैसे कि केचुआ मान लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जान सकते हैं केचुआ का जो प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है, वो आपके अलैंगिक जनक वहां पे आपका ये हो जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा कि अलैंगिक जनक क्या होता है और लैंगिक जनक क्या होता है। अलैंगिक में केवल एक ही जीव होता है और लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों लोग यहाँ पे होते हैं। बस ये पॉइंट इसका याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि स्ट्रेप्सिन एंजाइम जो वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है कहां से स्रावित होता है, ये पूछा जा रहा है कहां से स्रावित होगा। और दानापुर जडारों में ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी अग्न्याशय। क्या आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, अग्न्याशय से ये क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि अग्न्याशय से क्या होता है, एक स्रावित कौन सा होता है, एक इंसुलिन आपका हार्मोन भी स्रावित होता है। तो हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन भी आपका ये स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और दोस्तों अगर ये आपका इंसुलिन हार्मोन जो होता है अगर कम निकलता है, तो अगर किसी व्यक्ति के इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, उनमें कौन सा रोग हो जाता है, तो उन्हें कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज नामक रोग उन्हें वहां पे हो जाता है। ये भी पॉइंट याद रखें कि अगर पहले तो एक ये पॉइंट याद करना कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये कहां से निकलता है, तो ये भी आपका अग्न्याशय से निकलता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम मात्रा में निकले तो कौन सी बीमारी होती, तो वहां पे डायबिटीज बीमारी आपकी हो जाती है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, जो अमाशय होता है, अमाशय से क्या होता है, आपका एक HCl अम्ल निकलता है। एक क्या अम्ल निकलता है, HCl, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। आप बताइए जो अमाशय से आपका HCl निकलता है, इसका क्या काम होता है, तो HCl का काम क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो जो खाने में छोटे छोटे जीवाणु या कीटाणु कुछ भी होते हैं जो हम खाने के साथ हम लोग खा लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, जो HCl होता है ना, HCl उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। HCl क्या करेगा, उसे वहां पे नष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और ये भी हम लोगों ने जान लिया कि HCl का काम क्या होता है, कि जो खाने के साथ जो कीटाणु हम लोग ले लेते हैं उसको क्या करना है, ये मारने का काम वहां पे आपका ये HCl करता है। और इंसुलिन हार्मोन कहां स्रावित होता है, ये आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है। कि अगर आपका ये इंसुलिन कम मात्रा में निकलता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, वहां पे डायबिटीज बीमारी हो जाती है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो क्या कहलाता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि वो क्या कहलाते हैं। और ये हमारे जबलपुर JDARO में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। तो इसमें जिनका भी आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो आपको ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दी जा रही है, ये किसमें पाई जाती है, ये किसमें पाई जाती है, ये भी लिख लेना किस पे होती है, जो आपके ये जीवाणु होते हैं, क्या हो जाएगा, जो जीवाणु हो जाते हैं, जीवाणु हो गया, या फिर जो नील हरित शैवाल होते हैं, या फिर क्या हम लोग लिखेंगे, जो आपके नील हरित शैवाल, जो क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल होते हैं, उनमें वो कौन से हो जाते हैं, वो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपकी वहां पे हो जाती हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, जो आपके जीवाणु हो गए या नील हरित शैवाल हो जाते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वहां पे आपकी ये पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है। इन 4 ऑप्शन में बताइए कौन सी आपकी पादप कोशिका की एक विशेषता है। और ये लखनऊ AMC में पूछा गया था, यानी जो लखनऊ में आर्मी नर्सिंग के रिलेशन भर्ती वहां पे कराई गई थी, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बताइए इसकी विशेषता क्या होती है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट भी करते चलना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे आप नोट करना, आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे जब भी आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर लगेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है। बताइए फूल का अंतरम भाग होता है क्या कहलाता है। और ये जयपुर JDARO में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और ये हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो बताइए फूल का जो अंतरम भाग है वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्त्री केसर। क्या कहलाता है, वो आपका स्त्री केसर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो आपका पुंकेसर भाग होता है, किसी पुष्प का पुंकेसर भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है, ये आपका नर भाग होता है। पुंकेसर कौन सा भाग होता है, ये आपका नर भाग वहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो पुष्प होता है उसकी जो आगे फूल होती है, जो पत्तियां होती है, वो कौन सा भाग होता है, वो आपका होता है बाह्य दल। बाह्य दल में क्या आता है, जैसे कि फूल हो गए, ये पत्तियां हो गई, जैसे फूल हो जाते हैं,
क्या हो गया, जब फूल हो जाता है या फिर जो पत्तियां होती हैं, ये किसमें कौन सा भाग होते हैं, ये आपके जो उसका बाह्यदल होता है उसके ये वहां पे भाग आपके हो जाते हैं। तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो हमारा स्त्री केसर दिया गया वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये नर भाग वाला ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है खाली स्थान को कोशिका के शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है, इन 4 ऑप्शन बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइट्रोकांडिया। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइट्रोकांडिया। और दोस्तों अगर ये आपसे पूछा जाए कि इसको माइट्रोकांडिया को पावर हाउस किस वजह से कहा जाता है, तो हमारा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसपे क्या होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जो हमारे माइट्रोकांडिया होती है। माइट्रोकांडिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इसके अंदर क्या कोशिकीय श्वसन से एटीपी ऊर्जा यानी कौन सी ऊर्जा, एटीपी ऊर्जा, एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण वहां पे होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नाभिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताइए जो नाभिक होती है, नाभिक की खोज किसने की थी। एक पॉइंट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाभिक की खोज कब की गई थी, अगर सन पूछा जाए या वर्ष पूछा जाए, किस वर्ष खोज की गई थी, तो वर्ष क्या हो जाएगा, 1831 हो जाएगा। और इसकी खोज किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, रॉबर्ट ब्राउन आपका ये हो जाता है। तो नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब खोज की थी, ये आपकी 1831 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की गई थी। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है खाली स्थान को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। सुसाइड बैग लिख के पूछ ले या फिर आपसे ये पूछ ले कि आत्मघाती थैली लिख के पूछे, दोनों का बात एक ही होता है। इन्हीं दोनों शब्दों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जाए सुसाइड बैग पूछा जाए या आत्मघाती थैली पूछा जाए। तो इन 4 ऑप्शन हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसे क्या बोला जाता है, लाइसोसोम बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि बताइए कि जो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, क्रिस्टियन डी डुबे ने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टियन डी डुबे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये खोज कब की थी, इन्होंने 1958 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये की थी उन्हें क्रिस्टियन डी डुबे ने की थी, 1958 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो यहाँ पे ये लिग्निन दिया जा रहा है, इसका भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि जो लिग्निन होता है ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका कोशिका भित्ति में जमा होता है। यानी जो आपका ये काष्ठ अपद्रव्य जो लिग्निन होता है ये कहाँ पे आपका जमा होता है, तो कहाँ पे जमा होता है, कोशिका भित्ति। ये भी याद रखिए कहाँ पे ये जमा होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपका बन चुका है। कहाँ पे जमा होता है, ये आपका कोशिका भित्ति में। कहाँ पे जमा होगा, ये आपका कोशिका भित्ति में, ये आपका वहां पे जमा होता है। अब जो हमारा आता है अगला क्वेश्चन आएगा, हमारा आएगा 14 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, खाली स्थान बताना है कौन सा वो शाखा का एक उदाहरण है। इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा जयपुर जडारो में आपका वहां पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। क्या हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है पेट्रोलॉजी होती है, पेट्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन वहां पे किया जाता है, तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चट्टानों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है, यहाँ पे होता है चट्टानों का अध्ययन आपका पेट्रोलॉजी के अंतर्गत वहां पे किया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिए, जो आपको ये हिस्टियोलॉजी दिया जा रहा है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन वहां पे किया जाता है,
तो इसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का। तो यहाँ पे किसका अध्ययन होगा? यहाँ पे आपका ऊतकों का अध्ययन किया जाएगा। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा इसका। और अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, आ जाएगा 15 नंबर आएगा। इसमें पूछा गया है कि कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है। कॉपर स्मिथ बारबेट आपका क्या होता है? इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। आपका जबलपुर जड़ावरों में ये क्वेश्चन वहां पे पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉपर स्मिथ जो आपका बारबेट होता है, ये क्या होता है? ये आपका पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो आपके मांसाहारी पौधा है, मांसाहारी पौधा लिख के आ जाए, या कभी आपके पेपर में लिख के आ जाए कीट भक्षी, या फिर क्या लिख के आ जाए? कीट भक्षी, वहां पे लिख के आपका आ जाए। तो बताइए जो मांसाहारी पौधा होता है ये किस मिट्टी में पाया जाता है? तो जो मांसाहारी पौधे होते हैं किस मिट्टी में पाए जाते हैं? ये उस मिट्टी में पाए जाते हैं जहां जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पे कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। और जो नाइट्रोजन जिस मिट्टी में कमी होती है वहां के जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उनसे क्या करते हैं? ये अपना भोजन वहां पे लेते हैं। तो इसका वहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीट भक्षी, यानी मांसाहारी पौधा कीट भक्षी पौधा कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी उस मिट्टी में पाए जाते हैं। और कीट भक्षी कुछ पौधों जैसे क्या होता है? कीट भक्षी कौन से पौधे होते हैं? कुछ मैं आपको नाम नोट करा रहा हूं, देख लेना। जैसे कि एक ड्रोसेरा होगा, आपने अगर सुना हो, जैसे ड्रोसेरा जो पौधा होता है, एक हो गया ड्रोसेरा पौधा। और इसके बाद एक पौधा जो ऐसे आपका होता है नेपेंथीज होता है। एक कौन सा पौधा होता है? जैसे आपका नेपेंथीज, ये भी आपका कैसा पौधा होता है? कीट भक्षी पौधा होता है। और जैसे आपका एक डायोनिया पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? डायोनिया। डायोनिया, ये सारे पौधे कैसे होते हैं? कीट भक्षी पौधे होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पे ये पौधे आपके पाए जाते हैं। और दोस्तों यहां से क्या होगा? हमारा बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे काउंट कर लेना कि बायोलॉजी के आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों यह वीडियो अगर जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि एग्जाम तक मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट मैं वो क्वेश्चन करा दूं जो आपको पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे देखने को भी मिल जाएंगे। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। और ये दानापुर जड़ावरों में क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा। इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन ए यानी कि लैक्टोज, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये लैक्टोज होता है ना, ये आपका क्या होता है? ये आपका लैक्टिटोल, लैक्टोज में एक आपका ये डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? ये आपका एक डाइसैकेराइड आपका हो जाता है। वहीं पे अगर कभी पूछा जाए कि जो लैक्टिक एसिड होता है, कि आपसे अगर पूछा जाए जो लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो लिख लेना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आपको होता है, पेपर में पूछा जा चुका है कि अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड पूछा जाए या अम्ल पूछा जाए, जो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल वहां पे दिया जा रहा है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? C3 और H6O3। ये किसका होता है? लैक्टिक अम्ल का ये रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लैक्टोज होता है, क्या पूछा जाए? लैक्टोज, ये भी नोट करिएगा। लैक्टोज अगर पूछ लिया जाए, बताओ लैक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लैक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? नोट करिएगा, क्या हो जाएगा? C12H22O11। ये किसका? लैक्टोज का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ये जो सूत्र हैं दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सा आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा जबलपुर जड़ावरों में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी वहां पे गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि मीथेन, वहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका ये क्या होता है? बायोगैस दिया जा रहा है। बायोगैस में होता है क्या? मेन
तो बायोगैस मेन क्या होते हैं, दो चीजें आपकी इसमें मेन होती है, दो चीजें इसमें क्या होती है मेन आपकी होती है। जैसे एक तो आपका जो मीथेन होता है, एक क्या होता है जो आपका ये मीथेन, एक तो मीथेन हो जाता है, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका दूसरा वहां पे हो जाता है। तो अगर आप मीथेन का परसेंटेज की बात करें तो मीथेन आपका कितना परसेंट होता है, ये आपका 55% से लेके आपका 75% तक इसमें मीथेन हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज की बात करें, ये आपका 25% से लेके 50% आपका ये हो जाता है। और इसके बाद कुछ मात्रा में और क्या होता है, कुछ मात्रा में और पाया जाता है, क्या क्या कुछ मात्रा में और इसमें होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो कुछ मात्रा में आपका क्या होता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, कुछ मात्रा में आपका हाइड्रोजन हो जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कुछ मात्रा में होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपका यहाँ पे कुछ मात्रा में होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका कुछ मात्रा में होता है। इसके बाद जो आपका अमोनिया होती है, इसके बाद जो अमोनिया होती है ये भी आपकी कुछ मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपका मीथेन ही यहाँ पे पाई जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परीक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिनका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी जिनका आंसर क्या आ रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आ रहा है, वो बिल्कुल राइट आंसर उनका हो जाता है। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का अगर पूछ ले रासायनिक सूत्र बताइए, तो इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा K2H2O5, ये हो जाएगा इनका रासायनिक सूत्र हो जाता है। और इसका सबसे ज्यादा यूज यानी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहां पे किया जाता है, तो कहां पे उपयोग होता है, जिसका उपयोग होता है वाइन उद्योग में सबसे ज्यादा होगा। और जैसे कि वाइन हो गया, या फिर जूस उद्योग होगा हो जाता है, या फिर आपका जो बियर उद्योग होता है, यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा उपयोग वहां पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो जाएगा। और ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, वाइन जूस बियर में सबसे ज्यादा इसका यूज वहां पे आपका ये किया जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। तो बताइए जो एस्टर होता है किस प्रकार की गंध होती है, और ये जयपुर जड़ावर में क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो एस्टर जो होता है इसमें किस प्रकार की गंध होती है, तो इसका राइट आंसर बस यही याद रखिएगा, फलों जैसे मीठी महक। तो एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है, इसमें गंध कैसी होगी, फलों जैसी मीठी महक इसकी आपकी हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पाश्चुरीकरण विधि से सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। और ये हमारा लखनऊ एएमसी में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसमें जिनका ऑप्शन आ रहा है इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या किया जाता है, 15-30 सेकंड दूध को गर्म किया जाता है, कि ताकि उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वो वहां पे नष्ट हो जाए, और हम दूध को काफी यानी 1-2 दिन और उसका स्टोर कर सके, बाद में भी उसका हम वहां पे यूज कर सके। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाता है कि पाश्चुरीकरण विधि का नाम किसके नाम पे पड़ा है, यानी पाश्चुरीकरण जो विधि है इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, इसका नाम किसके नाम पड़ा है, ये जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर थे। कौन वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर। क्या नाम हो गया, लुई पास्चर। यानी जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर थे उन्हीं के नाम पर इसका पाश्चुरीकरण विधि नाम वहां पे दिया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है 6 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है। ये इसका आंसर लगभग सभी को वहां पता होगा। तो एक समानता का गुण कौन प्रदर्शित करता है, वो जो गैसें होती है वो आपकी एक समानता का गुण प्रदर्शित वहां पे करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
क्योंकि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, 3 अवस्थाएं होती। कौन कौन सी होती है? ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये 3 अवस्थाएं वहां पे होती हैं। लेकिन एक समानता का गुण कौन प्रदर्शित करता है? एक समानता का गुण गैस प्रदर्शित वहां पे आपके करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आर्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र दिया जा रहा है? ये तो किस यौगिक का ये पर्याय आपका हो जाएगा? इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और ये आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की गंध कैसी होती है, तो इसकी गंध कैसी होती है? इसकी एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की गंध कैसी होती है। और एक जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वहां पे आपको एक ऑप्शन ऐसा भी नजर आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा विशिष्ट प्रकार की गंध, तो वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। वहीं पे अगर ये पूछा जाए कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होगा? रंग भी नोट कर लेना क्या होता है। ये आपका रंगहीन होता है। कैसा होता है? ये आपका क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ये रंगहीन तरल पदार्थ हो जाएगा। रंगहीन तरल आपका ये हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? 1662 में किसने वर्णित किया कि जब किसी गैस को एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र में व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगी, परंतु पात्र पर गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन हमें बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में वहां पूछा भी गया था। दोस्तों यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में वही क्वेश्चन करा रहा है जो आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम बार बार क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट भी करते चलना, और जो मैं बीच बीच में कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट भी आप वहां पे लिखते चलेगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बॉयल। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बॉयल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बॉयल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि होता है क्या है, जो बॉयल द्वारा खोजा गया यह नियम क्या कहता है कि जो निश्चित तापमान पर गैस का जो आयतन होता है, यानी जो गैस का आयतन होता है, ये नियम क्या बोलता है? जो गैस का आपका ये आयतन होता है, आयतन क्या होता है? गैस द्वारा लगाए गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दाब के। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती आपका ये हो जाता है। यही इनका नियम है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एलिलेमिन का आयुपीएसी नाम क्या है जिसका उपयोग दवाएं और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? और ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिनका आंसर निकल के आ रहा है 2 प्रोपेन 1 एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करिएगा, अगर इसका पूछा जाए कि उपयोग कहां पे होता है, अगर पूछ लिया जाए उपयोग, एक उपयोग यहाँ पे खुद ही दे दिया जा रहा है कि किसमें उपयोग होता है। एक उपयोग है दवाओं में, और अगला उपयोग क्या होता है? रबर उद्योग में, रबर वल्कनाइजेशन में। अगला उपयोग क्या हो जाएगा? ये भी नोट कर लेना कि रबर उद्योग में, अगला पॉइंट लिखिएगा रबर उद्योग में वल्कनाइजेशन में, वल्कनाइजेशन में ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग कहां पे होता है? एक तो आपका दवाओं में इसका उपयोग होता है, और रबर उद्योग में वल्कनाइजेशन में इसका आपका उपयोग वहां पे किया जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगर इसका पूछा जाता है कि इसका बताओ रासायनिक सूत्र भी अगर इसका पूछ लिया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा C3H7N। ये इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, हमारा 10 नंबर आता है। पूछा जा रहा है किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन काल 5770 वर्ष है जिसका उपयोग समानता कागज और चर्मपत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इन 14 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा, इसमें जिनका आंसर आ रहा है कार्बन 14, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों कार्बन का एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम पूछा जाता है, ये भी आप नोट करिएगा। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका ये कार्बन होता है, कभी आपसे अगर ये पूछा जाए कार्बन के कुल प्राकृतिक समस्थानिक, कार्बन के प्राकृतिक पूछा जाए क्या, कार्बन के प्राकृतिक समस्थानिक कितने हैं, समस्थानिक कितने हैं, समस्थानिक कितने, तो हमारा राइट आंसर तब क्या हो जाएगा, कार्बन के प्राकृतिक समस्थानिक कितने हैं, 3 आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 आपके समस्थानिक, ये आपके क्या हो जाएंगे, कार्बन के समस्थानिक हो जाएंगे, वो भी कौन से, प्राकृतिक। क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर पूछा जाता है कि कार्बन के प्राकृतिक समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो वहां पे राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, 3। क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका वहां पे हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है किस जर्मन रसायनक ने वसा अम्लों के लवणों को, विलयनों को विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था। इन 4 ऑप्शन बताइए किसने इस तकनीक का उपयोग वहां पे किया था। और ये क्वेश्चन हमारा नागपुर जेडारो में आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका आंसर निकल के आ रहा है हरमन कोल्वे, क्या निकल के आ रहा है, हरमन कोल्वे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह आपका एल्केन के संश्लेषण की एक प्रमुख विधि है। किसकी विधि होती है, यह आपका जो एल्केन के संश्लेषण की एक प्रमुख आपकी ये विधि भी आपकी वहां पे हो जाती है। और इसके बाद जो हमारा 12 नंबर आता है क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है चर्म शोधन उद्योग में निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और ये हमारा जयपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्रोमियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए कि जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम को बताइए परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक भी आपको सभी के याद होने चाहिए। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, वो आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो आपका 24 आपका परमाणु क्रमांक क्रोमियम का आपका यहाँ पे हो जाता है। और हमारा 13 नंबर जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका आंसर आ रहा है यहाँ पे एक्टिनियम, क्या आ रहा है, एक्टिनियम आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर इसका पूछा जाए कि बताइए परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ये बताइए इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 89। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 89 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो यहाँ पे लैंथेनम दिया गया, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका हो जाएगा आपका 57। क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत कैसे हम लोग लिखते हैं, इसका संकेत लिख लीजिएगा La। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जो रीनियम होता है, सबसे पहले होती है रीनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका होता है 75। कितना होता है, 75 होता है। और इसका संकेत क्या होता है, संकेत इसका हो जाता है Re, संकेत Re हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका टंगस्टन दिया गया है, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका हो जाएगा 74 हो जाएगा। और संकेत क्या होता है, इसका W आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये जो संकेत होते हैं या परमाणु क्रमांक होते हैं, ये भी आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे पॉइंट आपके बिल्कुल वहां पे क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। इन 4 ऑप्शन बताना है कि रासायनिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या उस समय कितनी थी। और ये आपका जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा,
तो राइट आंसर नोट करिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका 63, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और यही इसका मेन होता है। और मेंडलीव जो आवर्त सारणी आई थी ना, उसमें कितने समूह थे, कितने आवर्त थे। तो अगर हम लोग आवर्त अगर पूछा जाता है तो उसमें आवर्त की संख्या कितनी थी, एक ये बताइए आवर्त कितने थे। अगर आपसे ये पूछा जाता उसमें समूह समूह लिख के आ जाए या फिर वर्ग लिख के आ जाए, तो बताइए वर्गों की संख्या कितनी थी। तो आवर्तों की संख्या कितनी थी, आवर्त उसमें 7 थे और उसमें वर्ग कितने थे, वर्ग वहां पे 9 थे। तो ये हमारा राइट आंसर आपका वहां पे हो जाता। और इसमें जो इनके क्या था कि जो आवर्त सारणी वहां पे दी थी, यानी जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी अपनी वहां पे दी थी, तो ये किसके क्रम में दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि द्रव्यमान के अनुसार रखा था। इन्होंने किसके अनुसार रखा था, इन्होंने रखा था द्रव्यमान के अनुसार रखा था। किसके अनुसार रखा था, द्रव्यमान के अनुसार। ये भी पॉइंट याद रख लेना, किसके अनुसार रखा था, द्रव्यमान के अनुसार। यानी क्या क्वेश्चन पूछा जाता, अगर आपसे ये पूछा जाता कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी उस समय आई थी उसमें कितने तत्व ज्ञात थे, हम बताएंगे 63 थे। अगर ये पूछा था कितने आवर्त थे, हम बताएंगे 7 आवर्त। अगर वर्ग पूछता हम लोग 9 बताते हैं। और किस अनुसार इन्होंने दर्शाया था, तो इन्होंने किस अनुसार दर्शाया था, द्रव्यमान के अनुसार। तो हम ये आंसर वहां बताते हैं। ये भी सारे पॉइंट आपके एक बार क्लियर वहां पे होने चाहिए। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि लैंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघात वर्ग और चांदी के समान पीली धातु कौन सी है। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और ये लखनऊ एएमसी में जो रिलेशन भर्ती हुई थी आर्मी की, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट करिएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजियोडीमियम जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और यहीं पे अगर ये पूछा जाए, ये बताइए इसका संकेत क्या होता है। इसका संकेत क्या होता है, संकेत हम लोग क्या बताएंगे, PR, ये संकेत हो जाता है। और वहीं पे अगर इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाता, बताओ इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, ये आपका 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59 आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रोमेथियम दिया जा रहा है, ये बताओ इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। अगर इसका पूछा जाए परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ पे आपका दिया जा रहा है कितना, गैडोलिनियम, तो गैडोलियम का इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, इसका आपका 64 यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका यहाँ पे दिया जा रहा है कितना, नियोडीमियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका भी आपका 60 यहाँ पे हो जाता है। तो इनके सभी के परमाणु क्रमांक भी नोट कर लेना, क्योंकि परमाणु क्रमांक का भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करें, जीके 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप टोटल काउंट भी करते चल रहा है कि आपका स्कोर कितना वहां पहुंच रहा है, यानी कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सारे आप काउंट वहां पे करते चलिएगा। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिजिक्स के यहाँ पहले हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो फिजिक्स के 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस प्रकृति को दर्शाता है। यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है, और ये आपका दानापुर जेडारा में क्वेश्चन पूछा गया था। इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है कणीय प्रकृति, क्या आ रहा है, कणीय प्रकृति, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और एक और क्वेश्चन और याद करना जो आपके पेपर में कई बार यहाँ पूछा गया कि जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज किसने की थी। तो किसने खोज की थी, ये खोज की थी हेनरिक रुडोल्फ ने। यानी कि अगर कभी ये पूछा जाए जो प्रकाश विद्युत, जो यहाँ पे आपका दिया जाए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज, अगर आपकी खोज पूछ लिया जाता प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज किसने की थी, तो खोज इसकी किसने की थी, हेनरिक, नाम नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, हेनरिक रुडोल्फ। क्या हो जाएगा, हेनरिक रुडोल्फ, ये इनका यहाँ पे नाम हो जाता है। और यही पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की किस प्रकृति को दर्शाता है, ये आपका ये दर्शाता है कारीय प्रकृति को दर्शाता है। और जो प्रकाश विद्युत की खोज किसने की थी, यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज किसने की थी, ये की थी हेनरिक रुडोल्फ ने, इसकी खोज वहां पे की थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि सही कथन की पहचान कीजिए, इन 4 ऑप्शन बताइए कि किसका कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये हमें बताना, ये पूछा जा रहा है। तो सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है? पहला है न्यूटन बल का मात्रक है, तो ये पहला ही सही आपका हो जाता है, पहला ही हमारा मिल गया, जाहिर सी बात ये सारे हमारे गलत रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 1-2 पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये बल लिख लेना, जैसे कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए जो बल यहाँ पे दिया जा रहा है, तो पहले ये बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला पॉइंट तो ये बता दीजिए, बल होता है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, और तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लिख लीजिए सीधा सीधा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बल का, आपका न्यूटन हो जाएगा। अगर कभी इसकी विमी सूत्र पूछा जाए, यानी कि अगर इसका बल का विमा सूत्र पूछा जाए, ये बताइए विमा सूत्र क्या हो जाएगा, विमा सूत्र क्या हो जाएगा, तो विमा सूत्र क्या हो जाएगा, नोट कर लेना, क्या होगा, mL(T⁻²), ये आपके इसके विमा सूत्र वहां पे आपके हो जाते हैं। अभी अपने जो एप्लीकेशन में जो क्लास चल रही है ना, वहां पे हम लोग जो फिजिक्स का विमी सूत्र वाले ही हम लोग वहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि हमें 100% ही अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों जो अपना एप्लीकेशन बैच चल रहा है वो बैच आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। जो भाई उस बैच को ज्वाइन कर रखे हैं, तो ये मान चलना कि आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन सीधे सीधे आपको वहां से देखने मिलेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से वहां बाहर नहीं जाएगा। बस वहां पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो अपना जो एप्लीकेशन है, एनए वाला एप्लीकेशन है, और जिसका मैंने लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से सारे आपके सिलेबस पूरा कंप्लीट आपका वहां पे कराया जाएगा, पॉइंट पॉइंट सारे क्लासेस वहां पे चल रही है, और सारे एक एक पॉइंट आपके वहां पे क्लियर करा जा रहे हैं, और ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर वहां पे ना जाए। तो अगर आपने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया, उस बैच को भी अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर तो हमने देख लिया क्या हो जाएगा, न्यूटन, या ये न्यूटन होता है, ये बल का मात्रक होता है, यही हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये बल होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल जो होते हैं मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक आपको गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, या विद्युत चुंबकीय बल हो गया, ये आपका जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये आपका दुर्बल नाभिकीय बल होता है, ये सारे आपके बल के वहां प्रकार हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो बल होता है एसआई मात्रक न्यूटन होता है, विमा सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया, ये भी आप पॉइंट लिख लेना। और अगर एक पॉइंट और इसमें बढ़ा लेना कि जो बल होता है कैसी राशि होती है, तो बल कैसी राशि होती है, बल आपकी ये सदिश राशि आपकी वहां पे हो जाती है, ये भी पॉइंट आप इसका नोट कर लीजिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन फिजिक्स आता है 3 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है, कौन सा घर्षण का सही क्रम है, और ये हमारा जयपुर जडावर में क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ इन 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टैटिक फिर सर्पी फिर क्या हो जाएगा, लोटनिक। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों घर्षण बल अगर ना हो ना, काफी दिक्कतें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम अभी इस बोर्ड में यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये किस वजह से लिखा जा रहा है, ये घर्षण की वजह से ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी किसी ब्लैक बोर्ड में हम लोग लिख रहे हैं, किस वजह से लिख रहे हैं, घर्षण बल के कारण से हम लोग वहां लिख पाते हैं। या फिर जो गाड़ियां नीचे चलती है किस कारण चल पाती है, वो घर्षण बल के कारण वहां पे गाड़ियां भी आपकी वहां पे चल पाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे के रूप में जाना जाता है। ये पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है सी, यानी एमीटर, क्या हो जाएगा, एमीटर, ऑप्शन सी वो बिल्कुल राइट आंसर आपका वहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये स्पीडोमीटर दिया जा रहा है, स्पीडोमीटर में क्या होता है कि जो मोटर गाड़ियां होती है, मोटर गाड़ी उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने किसका उपयोग करते हैं, वो यहाँ पे स्पीडोमीटर, यानी कि गाड़ियों में इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जो आपकी गाड़ियां होती हैं, यानी गाड़ियों की कितनी स्पीड चल रही है, तो उसका हम लोग किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से वो आपका मापा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये ओडोमीटर दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है, ये आपका ऐसा उपयोग होता है कि ये तय की गई दूरी को मापता है, यानी गाड़ियों में कितनी गाड़ी कितनी दूरी वहां पे तय की या कितना डिस्टेंस वहां पे कवर किया, इसको किससे हम लोग मापते हैं, इसको आपका ओडोमीटर से मापा जाता है।
यानी तय की गई दूरी, यानी कि हम लोग दूरी को मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं ओडोमीटर का आपका वहां पे प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये हाइग्रोमीटर दिया जा रहा है, इससे क्या मापा जाता है, इससे आपका सापेक्ष आर्द्रता, इससे क्या मापा जाता है ये भी लिख लेना, क्या मापा जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता। क्या मापते हैं हम, सापेक्ष आर्द्रता, इससे आपकी ये मापी जाती है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यानी ओडोमीटर हम लोग क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। और स्पीडोमीटर क्या मापते हैं, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कि 40 की स्पीड चल रही है, 50 की स्पीड चल रही, तो उसको हम लोग किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से। और एमीटर का हम लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पे हाइग्रोमीटर क्या मापते हैं हम लोग, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से आपकी ये मापी वहां पे जाती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 5 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा। और ये जबलपुर जडारो में आपका क्वेश्चन वहां पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट करना, क्या आभासी और सीधा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आभासी एवं सीधा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों उत्तल जो दर्पण दिया जा रहा है, इसका उपयोग क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। तो ये बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। आपने ये देखा जो सड़क किनारे लगे लैंप होते हैं ना, उसमें किसका उपयोग होता है, वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। एक दो पॉइंट आप यही लिख लेना कि जो सड़क किनारे लैंप होते हैं, यानी कि सड़क के किनारे लैंप, सड़क के किनारे जो लैंप होते हैं, लैंप यानी क्या हो जाएगा, जो सड़क के किनारे लैंप होते हैं उसमें एक तो इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। एक पॉइंट ये लिख लेना, सड़क किनारे लैंप हो गए। या फिर इसके बाद आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो गाड़ियों के आपने देखा होगा, जो गाड़ियों के लगे और मतलब बगल में शीशे लगे रहते हैं, उसमें भी आपका किसका प्रयोग होता है, वहां भी आपको उत्तल दर्पण का आपको वहां प्रयोग वहां पे किया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है जो अवतल दर्पण के बारे में, हम लोग उत्तल के बारे में जान लिया, अगर कभी ये पूछा जाए अवतल जो दर्पण होता है, कि कौन दर्पण होता है, अवतल जो ये दर्पण होता है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो अवतल दर्पण से पहले तो ये बता दीजिए प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी कि जो पहले ये बता दीजिए अवतल दर्पण होता है को क्या कहते हैं, इसको आपको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, इसका अन्य नाम भी लिख लेना, क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते। सीधा सीधा पेपर पूछा जाता है कि अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, वो आपका हो जाता है अवतल दर्पण, वहां पे आपका हो जाता है। और इसके बाद कभी ये पूछा जाए, ये बताओ इसका उपयोग कहाँ पे होता है, यानी इसका अवतल दर्पण पूछा जाए, अभिसारी दर्पण पूछा जाए, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, उपयोग भी नोट कर लेना। कि जैसे जो सर्च लाइट होती है, कौन सी लाइट होती है, जो आपकी ये सर्च लाइट होती है, तो सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, उसका अवतल दर्पण का वहां पे प्रयोग किया जाता है। या फिर आपका जो दूरदर्शी होते हैं, क्या होता है, जो आपके दूरदर्शी में भी इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। या फिर आपने देखा होगा जो दाढ़ी बनाने के लिए हम दर्पण यूज करते हैं, यानी कि जो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, दाढ़ी, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने का जो दर्पण यूज करते हैं, यानी दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, उसमें भी आपका ये वहां पे प्रयोग किया जाता है। ये 3 पॉइंट याद करना है, यानी कि सर्च लाइट हो गया, दूरदर्शी हो गया, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इनमें सभी का आपका अवतल दर्पण का ही वहां पे प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, जो सड़क किनारे जो लैंपें होती है वहां पे इसका उपयोग होता है। या फिर जो गाड़ियों के हम लोग शीशे पर लगे रहते, जैसे हम पीछे का व्यू देखते हैं, उसमें भी आपका ये किसका उपयोग होता है, वहां भी आपको उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये सारे पॉइंट एक बार आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारे फिजिक्स से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और इसके आगे हमारे जीके के 10 क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होंगे और इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो जो हमारा पहला जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है मणिपुरी नृत्य, क्या आ रहा है, मणिपुरी नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है।
और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो आपके गुरु विपिन सिंह को क्या कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, यानी जो ये गुरु विपिन सिंह है इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, ये भी आप एक बार याद कर लेना। इन्हें कई सारे पुरस्कार वहां पे दिए गए, जैसे कि एक तो कालिदास सम्मान भी दिया, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं लिख लेना। जैसे कि कालिदास सम्मान हो गया, ये एक पुरस्कार दिया गया। इसके बाद एक पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, एक पुरस्कार दिया गया। कालिदास पुरस्कार किसको द्वारा दिया गया, ये इनको दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। और एक पुरस्कार कौन सा दिया गया इनको, अनामिका। एक पुरस्कार कौन सा मिला इन्हें, अनामिका। एक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा। अनामिका कला संगम लिख लेना, अनामिका कला संगम एक पुरस्कार, ये इनका अनामिका कला संगम पुरस्कार हो जाएगा। ये किसके द्वारा दिया गया, ये कोलकाता सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया। और एक पुरस्कार नोट करना, जो एक क्या हो जाएगा, शिरोमणि। एक कौन सा हो जाएगा, शिरोमणि पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा, शिरोमणि पुरस्कार हो जाएगा। ये इन्हें किसके द्वारा दिया गया, ये भी आपका एशियन पेंट कोलकाता द्वारा दिया गया। ये सारे पुरस्कार दिए गए। यानी कालिदास पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया एमपी मध्य प्रदेश में। और अनामिका कला संगम जो पुरस्कार दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपका कोलकाता में दिया जाता है। और जो यहाँ पे शिरोमणि पुरस्कार है, ये आपका एशियन पेंट्स यानी कोलकाता द्वारा ये भी पुरस्कार वहां पे इनको दिया गया, जो शिरोमणि पुरस्कार आपका था। ये भी एक बार याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है जीके का 2 नंबर, पूछा जा रहा है असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, इन 4 ऑप्शन बताना है। और ये क्वेश्चन हमारा लखनऊ एएमसी में आपका पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रुद्रवीणा। क्या हो जाएगा, रुद्रवीणा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये बताइए असद अली खान जो थे, इनको कौन कौन से पुरस्कार यहाँ पे दिए गए थे। तो एक तो पुरस्कार इनको मिला है पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार मिला है, वो मिला है इन्हें, लिखिएगा पद्म भूषण पुरस्कार। कौन से मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार। और ये पुरस्कार कब दिया गया है, ये दिया गया 2008 में। कब दिया गया, ये पुरस्कार इनको मिला था 2008 में दिया गया था। और इसके बाद इनको एक पुरस्कार दिया गया था तानसेन। एक कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें, तानसेन पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार कब मिला, ये दिया गया है इन्हें 1994 में। कब दिया गया था, 1994 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। और एक पुरस्कार इनको कौन सा दिया गया, संगीत नाटक अकादमी। एक पुरस्कार और कौन सा मिला इन्हें, लिखिएगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार कब दिया गया, इन्हें दिया गया 1977 ईस्वी में। ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि असद अली खान के बारे में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आता 3 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। और इनका जन्म 16 जुलाई 1921 को कहां पे हुआ था, ये पूछा जा रहा है। इन 4 ऑप्शन बताइए, इनका जन्म वहां पे कहां पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करिएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगर ये पूछा गुजरात में कहां पे हुआ था, ये लिम्बडी में। गुजरात में कहां पे हुआ था जन्म इनका, लिम्बडी। ये भी लिख लेना, कहां पे हुआ था, लिम्बडी में इनका वहां पे जन्म हुआ था। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, जो ये योग सुंदर देसाई थे, योग सुंदर जो देसाई थे, ये पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का वहां पे विलय किया था। यानी कि अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में करने वाले पहले युवराज कौन से हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे योग सुंदर देसाई। भी वहां पे आपका राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन पेपर में बना था एक बार, कि देसाई जी को, यानी कि इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये इनको कब दिया गया था, ये इनको दिया गया था 2009 में। कब दिया गया था, ये दिया गया 2009 में दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात में कहां पे हुआ था, लिम्बडी में हुआ था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो भारत रत्न प्राप्त हुआ था, इन 4 ऑप्शन बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। ये हमारा नागपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लता मंगेशकर। क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वैसे दोस्तों जो लता मंगेशकर थे, इनको कई सारे पुरस्कार वहां पे दिए गए थे, तो इनके सारे पुरस्कार आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि एक पुरस्कार इनको पहला लिखिएगा पद्म भूषण, एक पुरस्कार इनका लिखिएगा पद्म भूषण पुरस्कार, एक पद पुरस्कार क्या लिखिएगा, पद्म भूषण। और इसके बाद दूसरा पद लिखिएगा पद्म भूषण यानी विभूषण, एक लिखिएगा पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और एक याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। यानी कौन सा पुरस्कार, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों अगर ये बात की जाए कि पद्म भूषण इनको कब दिया गया था, ये इन्हें दिया गया था 1969 ईस्वी में। और पद्म विभूषण कब दिया गया, ये दिया गया था इन्हें 1999 में। और यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था, ये दिया गया 1989 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। और भारत रत्न हम लोगों ने देख लिया कि 2001 में क्या दिया गया, भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ था। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि लता मंगेशकर के सम्मान में, यानी कि लता मंगेशकर के सम्मान में कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई थी इनके सम्मान में, कौन सा पुरस्कार था, वो था आपका दीनानाथ मंगेशकर। कौन सा था वो, दीनानाथ मंगेशकर, ये भी याद रखिएगा कौन सा था वो, दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर। और ये बताइए जो दीनानाथ मंगेशकर था, ये पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, तो ये पुरस्कार प्रथम किसको दिया गया था, ये बताइए प्रथम किसको दिया गया था। ये दिया गया था किसको, प्रधानमंत्री, लिखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया था, प्रथम पुरस्कार। यानी कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो था ये लता मंगेशकर के सम्मान में पुरस्कार ये दिया जाता है। और प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार वहां पे ये दिया गया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये हमारा जयपुर जडावर में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये हिमाचल प्रदेश दिया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं वो भी आप लिख लेना। जैसे कि अगर पूछा जो हल्दा होता है, हल्दा कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, हल्दा हो गया। और इसके बाद कुल्लू होता है, एक लिख लेना कौन सा, कुल्लू महोत्सव। कुल्लू महोत्सव भी कहाँ पे होता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही होता है। यानी कुल्लू लिखा जाए या कुल्लू आपका दशहरा लिख दे, या कुल्लू दशहरा भी वहां पे लिखा आपको नाम दिख सकता है। ये सारे कहाँ होते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपके हो जाते हैं। और दोस्तों त्रिपुरा में कौन से महोत्सव आपके मनाए जाते हैं, जैसे आपको एक लिखिएगा नीर महल, एक लिखिएगा नीर महल, एक क्या लिख लेते हैं हम, नीर महल उत्सव। और नीर महल के बाद एक लिखना कि खर्ची पूजा, एक लिखिएगा खर्ची पूजा। ये महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, ये महोत्सव आपके त्रिपुरा में आपके ये मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा। और ये भी नोट कर लेना कि नीर महल और ये खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ, त्रिपुरा में होता है। और ये हल्दा आपका कुल्लू दशहरा कहाँ होता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आ रहा है 6 नंबर, इसमें पूछा गया कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। इन 4 ऑप्शन बताओ इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। और ये क्वेश्चन आपका नागपुर जेडावरों में ये क्वेश्चन वहां पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और बिहार में अगर ये पूछा जाता है बिहार के किस जिले में हुआ था, तो जिले का नाम क्या हो जाएगा, जिला भी आप लिख लेना कि वो जिला क्या हो जाएगा, जिले का नाम हो जाएगा आपका मधुबनी। जिला क्या हो जाएगा, वो आपका मधुबनी, जिला क्या हो जाएगा, मधुबनी जिला, मधुमती यानी मधुबनी जिला आपका हो जाएगा। अगर इसका गांव पूछा जाए तो यहाँ पे आपका जो जितवारपुर गांव है इसका मुख्य केंद्र है। यानी मधुबनी चित्रकला ये मधुबनी जिला में मनाया जाता है।
और अगर इसका एक गांव का नाम ही सीधा सीधा पूछा जाता है तो गांव का नाम क्या हो जाएगा आपका, वो जितवारपुर। लिख लेना, अगर गांव का नाम पूछा जाता है कि गांव का केंद्र यानी कौन से गांव में ज्यादा ये होता है, यानी केंद्र कौन सा होगा, वो आपका हो जाता है जितवारपुर। जितवारपुर ये क्या हो जाता है, मुख्य केंद्र हो जाता है। जितवारपुर क्या हो जाएगा, जो गांव है इसका क्या हो जाएगा, मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र आपका ये वहां पे हो जाता है। तो मधुबनी चित्रकार शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, इसकी उत्पत्ति आपके बिहार राज्य में वहां पे आपकी ये हुई थी। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 7 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और खालिस्तान मंदिरों में से एक है। इन 4 ऑप्शन बताना कौन सा वो आपका हो जाएगा। और इसका ये क्वेश्चन का जबलपुर जडारो में आपका ये पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर नोट करिए, क्या हो जाएगा, जैन। क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर ये पूछा जाता है, जो ये आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका ये दिया जा रहा है, अगर आपसे ये पूछा जाए ये मंदिर आपका है कहाँ पे, तो कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका माउंट आबू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, माउंट आबू। क्या हो जाएगा, माउंट आबू। ये कहाँ पे, माउंट आबू में, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान। और अगर ये पूछा जाता है इसका निर्माण, अगर ये पूछ लिया जाए निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण क्या हो जाएगा, चालुक्य शासकों द्वारा। निर्माण किसके द्वारा हुआ था इसका, चालुक्य। चालुक्य जो शासक थे, किसके हो जाएगा, चालुक्य जो शासक थे वहां पे। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए, यहाँ पर क्या होगा, यह जैन तीर्थकारों के जो समर्पित 5 मंदिरों का समूह है। यानी जैन जो तीर्थकार थे वहां 5 मंदिर को समूह ही आपका ये दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका वहां पे हो जाते हैं। 5 मंदिरों का ये आपका वहां पे समूह हो जाता है। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है इसका निर्माण किसने कराया था, और ये माउंट आबू राजस्थान में आपका ये स्थित है। ये पॉइंट आपका मेन वहां पे हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता, पूछा जा रहा है कि GATT की स्थापना 1948 में देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौता को संचालित करना था। इन 4 ऑप्शन बताने राइट आंसर क्या होगा आपका, ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन आपका ये पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये आपका जो GATT जो यहाँ पे दिया जा रहा है ना, ये बदला हुआ नाम है। ये किसका नाम बदला हुआ, जो आपका विश्व व्यापार संगठन था। यानी जो आपका ये WTO था, WTO था यानी विश्व व्यापार संगठन था। यानी कि 1 जनवरी 1995 में इसका नाम गैट का बदला हुआ नाम है विश्व व्यापार संगठन WTO। क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। 1 जनवरी 1995 से इसका नाम बदला हुआ, ये नाम आपका हो जाएगा। और वहीं पे अगर ये अब बात की जाए वर्तमान में, अगर अब ये बात की जाए कि वर्तमान में अगर बात की जाए कि जो WTO है इसके सदस्य कितने हैं, इसके टोटल अब सदस्य कितने हैं। यानी पहले तो नाम इसका GATT था, लेकिन 1995 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, अब कर दिया गया विश्व व्यापार संगठन। अब क्या नाम हो गया, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। अब इसका नाम रख दिया गया। अब इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, वो आपकी 164 यहाँ पे हो जाती है। और वहीं पे अगर कभी ये पूछा जाता है कि WTO का मुख्यालय, अगर ये पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जिनेवा, राजधानी किसकी, स्विट्जरलैंड की। क्या हो जाएगा, जिनेवा। ये भी पॉइंट याद करना। इसका नाम कब चेंज हुआ, 1 जनवरी 1995 में हुआ। और वर्तमान में WTO के सदस्य कितने, 164 है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय आपका इसका जेनेवा में स्थित है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, इसमें पूछा गया भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। दोस्तों सारे रक्षा मंत्री आपको नोट करा देते हैं एक तरफ से। पहले तो ये बता दीजिए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, और ये हमारा नागपुर जडारो में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था।
तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? वो हो जाएंगे बलदेव सिंह। कौन हो जाएंगे? बलदेव सिंह हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। और बलदेव सिंह कब तक ये रक्षा मंत्री थे? ये थे आपके 1947 से 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री पद पर ये कार्यरत वहां पे थे। और यहीं पे दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री, अगर आपसे कभी ये पूछा जाता कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री बताइए कौन थी? प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो हम क्या बताते हैं राइट आंसर? तब बताते हैं इंदिरा गांधी। कौन थी? तब हमारा आंसर होता है इंदिरा गांधी। तब हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी। वहां पे हम लोग राइट आंसर बोल देते हैं। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले, अगर ये भी क्वेश्चन अगर ये नोट करना है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन हो जाएगी, अगर आपसे ये पॉइंट याद रखिएगा, दोनों पॉइंट अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो हम लोग राइट आंसर क्या बोलते हैं? तब हम लोग बोलते हैं निर्मला सीतारमण। क्या हम लोग बोलते हैं? निर्मला सीतारमण हम लोग राइट आंसर वहां पे बोलते हैं। ये सारे पॉइंट आप याद कर लेना। अगर यहाँ पे वर्तमान में पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह। वर्तमान में कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आपके वर्तमान में वहां पे हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार लिख लीजिएगा, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपके ये वहां पे हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है? म्यांमार के कौन सबसे बड़ा जाति समूह है? इन 4 ऑप्शन बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। और ये हमारा लखनऊ एएमसी में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा? वामर। क्या हो जाएगा? वामर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कौन सा म्यांमार सबसे बड़ा जाति समूह हो जाएगा? वो वामर हो जाएगा। और ये मुख्यतः कहाँ पे निवास करती है? जो आपकी इरावदी नदी होती है। कहाँ पे? इरावदी नदी के तट पे ये लोग वहां पे निवास करते हैं, इरावदी नदी के तट पर। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा? हमारे जीके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ के बचेंगे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में जो मैथ क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन वहां पे आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला मैथ क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके बाजार मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है तथा 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% की वृद्धि होती तो उसे पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ती? इन 4 ऑप्शन बताओ राइट आंसर क्या होगा। जयपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे ये बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस की जो लैंग्वेज है थोड़ी ज्यादा लैंग्वेज आपकी यहाँ पे दे दी गई। इस क्वेश्चन हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? दोस्तों सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो हमारा क्रय मूल्य है, हम हमेशा मान चलेंगे जो हमारा क्रय मूल्य है वो अपना 100 हमेशा मान चलेंगे। तो अगर जो क्रय मूल्य क्या होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, जो कास्ट प्राइस हो जाता है, जिस रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? हमारे क्रय मूल्य होते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा जो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस हमने मान लिया 100। हमने क्या मान लिया? 100। अब सवाल में क्या कह रहा है कि यानी कि उसके बाजार मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। अब ये बताओ अगर कोई हमारे पास सामान 100 रुपए की है, अगर हम उसे 20% का लाभ लें तो हम कितने के बेचेंगे? तो हम बेचेंगे 120 की। हमने मान लिया यानी 120 की बेची होगी, तभी तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो उसका मार्क प्राइस है यानी जो अंकित मूल्य है, और अंकित उसके बाजार मूल्य बोले या अंकित मूल्य बोले, तो बाजार मूल्य पर वो 25% की छूट भी देता है, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें तो ये नहीं पता कि इसका मार्क प्राइस क्या है, बाजार मूल्य क्या है। तो
तो हमने मान लिया कि बाजार प्राइस, हमने मान लिया कि हमारा 100 रुपए वहां पे रहा होगा, बाजार प्राइस क्या रहा होगा 100 रुपए। अब अगर हम 100 रुपए हमारा बाजार प्राइस वहां पे था और उसमें हमने 25%, जब इसमें हमने छूट भी दी होगी और 100 में हमने 25% छूट दे दी, कितने बेचा होगा, हमने बेचा होगा 75/100 की बेचा होगा। तो ये बेचना यार बेचा होगा, कितना रेट निकल के आएगा, ये विक्रय मूल्य तो हमें मिला होगा। तो विक्रय मूल्य कितना 120 यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहां से हम इस x का मान, सबसे पहले आप x का मान यहाँ पे निकाल लीजिए। तो काटिए, 25 या 75 हो गया, 25 चौके ये 100 हो गया, 3 से इधर काट दिया, 3 चौक 12 हो गया, 40 गुणे 4 किया, कितना हो गया 160 हो गया। तो यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया, ये हमारा निकल के आएगा 160। यानी कि बाजार मूल्य तो हम लोगों ने निकाल लिया कि बाजार मूल्य कितना हो गया, वो हो गया हमारा 160 रुपए। तो बाजार मूल्य आपका यहाँ पे हो जाता है। अब देखो, अब आगे सवाल में क्या कर रहे हैं, यदि वस्तु का क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो अगर हमारा क्रय मूल्य CP1 पहले था 100, अब अगर हम इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा अब क्रय मूल्य यानी CP2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 110 रुपए। 110 रुपए हमारा ये हो जाएगा। वृद्धि होती है तो उसे पहले के समान लाभ का प्रतिशत अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी। यानी कि हम पहले प्रॉफिट क्या ले रहे हैं, 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हम अभी भी 20% का प्रॉफिट हम अभी भी लेंगे। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अब SP2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110 गुणे 120, यानी हमें 20% प्रॉफिट भी तो लेना वहां पे। तो हमारा सेकंड जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप जब इसे काटेंगे कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 132 हो गया। कितना हो गया 132। अब बताओ हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, अब डिस्काउंट कितना देंगे, यानी कि छूट निकालेंगे, यानी कि छूट, यानी कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा। तो डिस्काउंट अब हम दे रहे हैं, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा किस पे होती है, जो अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना दिया जा रहा है, अंकित मूल्य हमारा 160 है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 160 यहाँ पे लिख देंगे। और हमें सामान बेचनी कितने की है, बेचनी हमें 132 रुपए की है, तो हम कितना डिस्काउंट यहाँ पे देंगे, तो डिस्काउंट हम लोग देंगे 160 माइनस का 132 और परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, गुणे यहाँ पे कर देंगे 100। तो आप जब इसे टोटल काटेंगे यानी माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 17.5। कितना निकल के आ जाएगा, 17.5% का हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैथ बिल्कुल नॉर्मल होती है, बस अगर इसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो बड़ी आसानी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर जाएगा भी नहीं, और बड़ी आसानी सभी क्वेश्चन को आप आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे पाएंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा ऊट पटांग लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। वहां पे दिया क्या जा रहा है, 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 15% का लाभ हो। देखो दोस्तों यहाँ पे जो क्रय मूल्य दिया जा रहा है ना, इसमें आपका दिया गया 15% का प्रॉफिट लेके आपको ये बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सोल्व क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्रय मूल्य है, हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 29.9 प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रय मूल्य कैसे नहीं, क्रय मूल्य तो हमारा पहले कम रहा होगा, ये तो 15% का प्रॉफिट लेके ये मान वहां पे दिया जा रहा है। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो सीपी हमारा कितना रहा होगा, वो रहा होगा 29 पॉइंट, ये जो 90 यहाँ पे दिया जा रहा है। और इसके बाद क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे टोटल 115 प्रॉफिट कितना लिया हमने, 15% का प्रॉफिट लिया। टोटल परसेंट हमें हमेशा 100% लेके चलते हैं, अगर 15% का प्रॉफिट ले लेंगे तो ये आपका 115 हो जाएगा। और यही 115 हमारा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और गुणे क्या कर देंगे, परसेंटेज 100 कर देंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 आ जाएगा, 0 0 कर जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, काटेंगे, कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 26 रुपए प्रति केजी। आपका ये क्रय मूल्य यहाँ पे आपका निकल के आ जाए। बस इतना, जैसे ही आप सोल्व करेंगे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ ज्यादा आपका बचा नहीं है। तो हम मान लेते 2 वस्तुएं हो जाती है, पहली हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई। एक वस्तु हमारी क्या है, दी जा रही है 28 रुपए, या क्या है 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य, यहाँ पे हमने लिख दिया 28। और दूसरी दी जा रही है 16 रुपए प्रति किलोग्राम, यहाँ पे हमने लिख दिया 16।
और ये क्रय मूल्य हमने यहाँ पे अभी जो निकाला है 26 रुपए, 26 हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब इनका आप रेशियो निकाल दीजिए, यानी 28 और 26 कटेगा कितना आ गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इधर आप यानी कि 26 और 16 घटेगा, ये 10 हो जाएगा। अब ये आपका किससे 2 से कट रहा है, यहाँ पे 5 हो गया, 2 से काटा, यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका 1 का मान किसके बराबर दिया जा रहा है, ये आपका दिया जा रहा है 29.6, यानी कि यहाँ भी जो ये आपका नमक की मात्रा क्या दिया, 16 प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक, यानी ये मात्रा किसके बराबर दी गई है, यानी 1 बराबर किसके बराबर दी गई, 39.6 के बराबर ये दी जा रही है। और हमें पूछा जा रहा है कि प्रति किलोग्राम से दर से कितना लाभ होगा, जिससे कि मिश्रण को 29 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के कितने, 28 वाला कितना मिलाया जाएगा। तो 1 बराबर इसके दिया जा रहा है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 39.6 गुणे आप सीधा सीधा 5 से कर देंगे, 5 छक्का 30 का 0, हासिल आएंगे 3, और यहाँ 5 9 45, और 45 3 कितना हो गया, 45 46 47 48, 45 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। हासिल कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे, 5 1 15 और 15 4 19, 1 दशमलव बाद यहाँ लगा देंगे, कितना आ गया, 198, कितना आ गया 198, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप जब इनकी क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बड़ी आसानी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे वहां पे। और जो अपने एप्लीकेशन में सारे बैच वहां पे स्टार्ट हुआ है, वहां पे सारे मैंने एक एक जितने भी इसके टॉपिक यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट तैयार कराते हुए आपको चल रहे हैं, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन को बाहर ना जाए। बेसिक से लेके हम लोग वहां पे स्टार्ट करें, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो और सारे क्वेश्चन के आप आंसर वहां पे दे पाए। तो हम जो आगे क्लास से अपने एप्लीकेशन में आएंगे, सारे में आपको टॉपिक वाइज वहां पे कवर भी करा दूंगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर मैथ का था, पूछा जा रहा है साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 6000 पर 4 साल में मिलने वाला ब्याज, और 9000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में मिलने वाले ब्याज के बराबर आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ठीक है। अब एक का मान हमें आर दिया गया, बस वही आर का मान पूछा जा रहा है। पहले क्या दिया जा रहा है, आर प्रतिशत वार्षिक दर, यानी सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे ये 100 होता है, ठीक है। अब इसी में सारे मान हम अप्लाई कर देंगे। मूलधन कितना दिया गया, 6000 रख दिया हमने, 6000 यहाँ पे, गुणे कितना दर, दर हमने क्या रख दिया, आर % ही लिख दिया। और समय कितना दिया गया, समय यहाँ पे 4 दिया जा रहा है, और बटे क्या कर देंगे 100 बटे 100। और उसके बाद क्या कह रहा है, मिलने वाला ब्याज, और 9000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मूलधन दिया जा रहा है 9000, और यहाँ पे दर कितनी दी गई 12%, यहाँ पे समय कितना है 2 साल गुणे 2 साल। और यहाँ पे दोनों के जो ब्याज मिलते हैं दोनों के बराबर है, तो जब ब्याज बराबर है इन दोनों के हमने मान भी यहाँ बराबर कर दिया, और सिंपल सा आप इस आर का मान निकालेंगे, वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो मान यहाँ पे कट रहा है, यानी ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारे यहाँ पे ऐसे ही कट जाते हैं, और ये 4 से ये आपका 4 12 कट जाएगा, और क्या बच रहा है यहाँ पे, इस 100 से ये 100 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, बच रहा है कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर बच रहा है हमारा 3 बच रहा है, इधर बच रहा है 2 बच रहा है, और इधर कितना बच रहे हैं, यानी ये 3 से ये काट दिया, 3 दूना 6 हो गए, ये 2 से हमारा ये 2 कट गया, यानी इधर ये आर बराबर आर बचा है, और इधर ये क्या बचा है 9 बचा है, कितना बचा है 9। तो यहाँ पे ये आर का मान कितना निकल के आएगा, 9% निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। दोस्तों कभी भी अगर आपसे औसत चाल पूछा जाता है तो औसत चाल का सिंपल सा एक ही रूल याद कर लेना, क्या हो जाएगा, औसत चाल का, औसत चाल का एक ही रूल आप याद कर लेना। जो आपको ये औसत चाल पूछा जाता है क्या होगा, वो 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2। और जो ये आपके s1 s2 क्या है, दोनों चालें दी जा रहे, बस आपको बस इसी में मान अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 गुणे जो हमारे s1 s2 क्या, एक चाल हमारी 30 दी जा रही है और दूसरी चाल हमारी 70 दी जा रही है,
यही मान आपको यहाँ पे रख देना, यानी कि एक जगह हम 30 रख देंगे, एक जगह आप 70 यहाँ पे रख देंगे, बटे क्या होगा 70 30 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये दो जीरो हमारे कर गए, यहाँ 3 दूना 6 और सचन कितना हो जाएगा 42। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुना है, यदि आयत का क्षेत्रफल यानी 3125 है तो ये बताओ तो आयत की लंबाई ज्ञात करें, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हमारा लखनऊ एएमसी जो लखनऊ का रिलेशन भरने का जब पेपर हुआ तो वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम मानते हैं कोई हमारा एक आयत है, ठीक है, और उसमें जो इसकी जो चौड़ाई है और ये कितनी है 5x, क्योंकि है कितने 5 गुनी है, यानी कि एक आयत की जो लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई अगर ये कितनी एक x है, एक क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल वहां पे निकल के आ जाता है। यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, लंबाई गुणे हम लोग जब चौड़ाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल हमें निकल आता है। तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल का मान कितना दिया जा रहा है, वो दिया गया है 3125। तो जहां पे क्षेत्रफल लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे 3125 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बराबर लंबाई कितनी है, ये एक लंबाई x है, मान चौड़ाई 5x रख देते हैं। यहाँ पे x गुणे आप जैसे यहाँ 5x करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना दिया गया 3125 दिया गया। 5 से काटो कितना बार जाए, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और इधर काटेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 बढ़ जाएगा 5 बार 625, और इधर कितना x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के बराबर अगर ये आपका 625 यहाँ पे दिया जा रहा है तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है, ये आपका होता है यानी 25, किसका हो जाएगा 25 का। तो x का मान कितना निकल आया 25 निकल के आया है। तो अब ये बताओ तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी इसकी 5x है, अगर x का मान 25 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 25 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 125 आपका हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन कराए हैं तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। यहाँ पे जिसने भी ये मान चलना है कि 35 क्वेश्चन तक सही है, उनकी तैयारी सही चल रही है और उनका पेपर बिल्कुल वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। और दोस्तों मैंने जो कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है उस पर ज्वाइन करिएगा, वहां पे जो बैच चल रहा है बैच को ज्वाइन बिल्कुल करना। अगर आपको ये लगता है कि हमें 100% एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बैच को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और उस बैच में जितने क्वेश्चन वो कराता हूँ सारे आप नोट करते चलना, आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।